मिशन फ्री लीगल एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सबके बीच परम आदरणीय डॉक्टर उत्तम द्विवेदी सर जुड़ चुके हैं। आज मानवाधिकार अधिनियम 1993 की तीसरी क्लास है। सर आज पुनः हम सबका मार्गदर्शन मानवाधिकार अधिनियम के विषय पे करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय का स्वागत करता हूं, साथ ही सर से आग्रह है कि क्लास का संचालन प्रारंभ करें। आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मानव अधिकार में मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा आपका। चर्चा कुछ हो जाती है। सर अरे नहीं सर। तो मानवाधिकार के 2 लेक्चर हो चुके हैं। मानव अधिकार वो है जो किसी भी व्यक्ति को इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो मानव। ये माना गया कि कोई अगर मानव के रूप में इस धरती पे अवतरित हुआ है तो उसे अपने जीवन को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए कुछ अधिकार मिलने ही चाहिए, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी भाषा का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, पर वो मानव है इसलिए वो उसे अधिकार मिलने चाहिए। अब मिलने चाहिए इसका मतलब नहीं मिल रहे थे, तो जब समाज में कोई बुराई पैदा होती है और उस बुराई का समाज अपने आप से समाधान नहीं कर पाता है तो फिर राज्य अपनी संस्थाओं के माध्यम से कानून का निर्माण करता है। और आप सबको पता है कि कानून बाध्यकारी होते हैं और उस बाध्यता के कारण हम उस समाज की उस अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलते हैं। समाज में जो अव्यवस्था है, मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसे हम कानून के जरिए उस हनन को रोकने का प्रयास करते हैं। तो जब हम कानून बनाते हैं तो फिर कानून का पालन हो इसलिए कुछ संस्थाएं बनाते हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में भी 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं या कहिए 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। उसमें से एक संस्था का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जिसके बारे में हम धारा 12 तक में पढ़ चुके हैं। दूसरी संस्था है हर राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग होगा जिसके बारे में आज हम अभी पढ़ेंगे, कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ अभी पढ़ेंगे। और तीसरी संस्था है मानव अधिकार के कोर्ट भी गठित किए जाए। तो अभी हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ चुके हैं, फिर राज्य मानव अधिकार आयोग पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन राइट्स कोर्ट पढ़ेंगे। इस एक्ट को बताने के पहले मैं 3-4 शब्दों के बारे में आपको बता दूं, उनका आगे जिक्र भी होगा और लगभग हर एक्ट में उनकी चर्चा होती है, इसलिए उनको बताते हुए मैं एक्ट में आ जाऊंगा। एक शब्द आपने सुना होगा बिल, दूसरा शब्द सुना होगा आपने ऑर्डिनेंस, तीसरा शब्द सुना होगा आपने एक्ट अधिनियम, चौथा शब्द सुना होगा नियम रूल और 5वां शब्द आपने सुना होगा रेगुलेशन विनियम। इनमें अंतर क्या है? तो बाकी के अंतर तो हो सकता है आप जानते हो, नियम और विनियम के अंतर में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा, जल्दी से ही बता दूंगा। तो बिल तो क्या होता है कि जो समाज में समस्या आई उस समस्या को समाप्त करने के लिए प्रपोज्ड ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कानून बनाने का। मतलब कानून बनने के पहले का जो ड्राफ्ट है वो कहलाता है बिल। वही ड्राफ्ट जब पार्लियामेंट में या राज्यों के विधानमंडल में प्रस्तुत होता है और वहां से प्रस्तुत होने के बाद वो पास हो जाता है, पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति मिल जाती है, तो वही ड्राफ्ट या बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाता है और उसी एक्ट को हम आम बोलचाल की भाषा में कानून कहते हैं। तो बिल क्या है? ड्राफ्ट है जो अभी कानून बना नहीं, बनने की प्रक्रिया। एक्ट क्या है? जो कानून बन गए। तो अध्यादेश क्या है? तो देखिए इन जनरल कानून बनाने का अधिकार तो पार्लियामेंट के पास, विधायिका के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर कानून की कभी जरूरत पड़ जाए और तुरंत कानून बनाने की अनिवार्यता आ जाए तो संविधान के आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को और आर्टिकल 213 में 123 में प्रेसिडेंट को और 213 में राज्यपाल को, गवर्नर को यह पावर दिया गया है कि वो भी कानून का निर्माण कर सके और उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। संविधान के आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा दी हुई।
तो वो ऑर्डिनेंस बना सकता है वो कार्यपालिका। इन जनरल कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। हालांकि वो अल्प अवधि का कानून होता है, उसकी एक ड्यूरेशन 6 महीने, जब तक सत्र नहीं बैठा। सत्र बैठने के बाद 6 सप्ताह के अंदर उस कानून को संसद की अनुमति मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो वो समाप्त हो जाए। जैसे मानव अधिकार की जरूरत थी, सत्र नहीं चल रहा था, तो मानव अधिकार का अध्यादेश जारी कर दिया गया था 28 सितंबर 93। फिर संसद जैसे ही बैठी और 6 सप्ताह के अंदर विद इन 6 मंथ उस ऑर्डिनेंस को अपनी सहमति दे दी, तो फिर वो ऑर्डिनेंस एक्ट के फॉर्म में आ गया और अधिनियम बन गया। तो अध्यादेश भी समझ लिया आपने, एक्ट भी समझ लिया और बिल भी समझ लिया। अब प्रश्न यह है कि नियम क्या है, विनियम क्या है। कानून बन गया तो फिर नियम की क्या जरूरत। तो कानून बनने मात्र से प्रभावी नहीं हो जाता, तो कानून लागू करने की शक्ति होती है कार्यपालिका के पास, कानून बनाने की शक्ति होती है विधायिका के पास। तो कानून जब लागू होगा तो लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति जिस बॉडी को दी जाती है उसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो नियम कौन बनाता है? केंद्र सरकार। कानून कौन बनाता है? विधायिका। तो इस एक्ट में भी, मानव अधिकार अधिनियम के एक्ट में भी नियम बनाने की शक्ति सरकार के पास दी हुई है, अभी मैं आगे बताऊं। तो फिर विनियम क्या है? उस एक्ट के अंतर्गत जो बॉडी गठित होगी, जैसे आयोग यहां गठित हुआ है, वो आयोग अपनी प्रक्रिया चलाने के लिए नियमों के अंतर्गत रेगुलेशन का निर्माण करता है। तो कानून बनाएगा संसद, नियम बनाएगी सरकार और रेगुलेशन बनाएगी उस एक्ट के अंतर्गत जो बॉडी गठित हुई है, वो अपनी प्रक्रिया चलाने की रेगुलेशन बनाएगी। ये नियम और विनियम दोनों जो मूल अधिनियम बना है उससे मेल खानी चाहिए। मतलब इनमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए जो एक्ट की मूल भावना के अगेंस्ट हो, और अगर है तो वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। तो इसीलिए ये नियम और रेगुलेशन संसद के पास रखे जाते हैं ताकि संसद ये देख सके कि ये रूल और रेगुलेशन सही हैं या नहीं। अब मैं एक्ट में आ जाता हूं। धारा 22 तक आपको बता चुका था मैं। धारा 22 में मैंने बताया था कि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और राज्यपाल समिति की सिफारिश पर करेंगे। समिति दो तरह की मैंने बताया था। एक वो राज्य जो एक सदनीय, जहां केवल विधानसभा, वहां पर उस समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और 3 सदस्य होंगे। और दूसरे 6 वो राज्य जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषदें भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, वहां पर अध्यक्ष के साथ साथ 5 सदस्य भी शामिल होंगे कमेटी में, और वो जो रिकमेंडेशन करेगी उसी की नियुक्ति की जाए। इतना अपन ने पढ़ लिया था। अब धारा 23 में आ जाइए, सेक्शन 23 में आ जाइए। तो 23 और जो आयोग है, केंद्र का आयोग, उसकी जो धारा 5 है लगभग समान। जो धारा 5 में है वही धारा 23 में। हटाया कैसे जाएगा? वो त्याग पत्र दे सकेंगे। किसको देंगे त्याग पत्र? रेजिग्नेशन देंगे राज्यपाल को। तो धारा 23 में रेजिग्नेशन देंगे अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल। फिर और धारा 23 में क्या है? हटाने के आधार दिए हुए। तो जैसे हटाने के आधार वहां थे कदाचार या असमर्थता, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, वही आधार यहां भी। अब यहां पे थोड़ा अंतर है। देखो वहां रेजिग्नेशन आयोग अगर राष्ट्र वाला आयोग है तो उसको अपना जो रेजिग्नेशन देना है वो राष्ट्रपति को देना। राज्य आयोग अगर है तो उसे अपना रेजिग्नेशन देना है तो राज्यपाल को देना। यहां अंतर हो गया, राष्ट्रपति और राज्यपाल। लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया है वो सेम है। जैसा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाएगा
उसी प्रक्रिया से राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाएगा। कैसे? कदाचार या असमर्थता के आधार पर। उच्चतम न्यायालय जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और फिर राष्ट्रपति उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर हटाएगा। यही प्रावधान वहां भी है, यही प्रावधान यहां, कोई अंतर नहीं, सेम। फिर इसी तरह वो मैंने आपको जो वहां दिवालिया हो, सवेतन नियोजन में हो, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य में हो, वो सारे क्लाज एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, उनके आधार पर भी राष्ट्रपति हटा सकते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नियुक्त करेगा राज्यपाल, लेकिन हटाने की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाने की प्रक्रिया है। नियुक्ति और रेजिग्नेशन की प्रक्रिया में राज्यपाल आ गए, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति ही बने रहेंगे और सुप्रीम। ध्यान दीजिए। फिर अगला धारा है धारा 24 सेक्शन 24। उस सेक्शन 24 में टर्म ऑफ ऑफिस दिया है, पदावधि दी, और पदावधि का वही प्रावधान है जो वहां है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, इन दोनों में जो पहले आए। 3 साल पूरा हो जाएगा तो हट जाएगा, या उम्र 70 साल हो जाएगी तो हट जाएगा। यही प्रोविजन वहां भी था, कोई अंतर नहीं। और दूसरा प्रोविजन क्या है? रीअपॉइंटमेंट हो सके, पुनर्नियुक्ति भी हो सकेगी। तो धारा 24 में केवल इतना है। फिर धारा 25 में आ जाइए। धारा 25 कहती है कि अगर अध्यक्ष या अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष का पद दो तरीके से नहीं है। एक तो अध्यक्ष का पद ही रिक्त हो गया हो, वैकेंट हो गया हो। वैकेंट कब होगा? जब उसकी मृत्यु हो जाए, या वो रेजिग्नेशन दे दे, या अन्य कोई कारण जो आपको पहले बताएगा। इस परिस्थिति में अगर अध्यक्ष नहीं तो राज्यपाल किसी सदस्य को अध्यक्ष बना देगा, और वो अध्यक्ष कब तक रहेगा? जब तक कि नया अध्यक्ष अपॉइंट नहीं होता। अब दूसरा कैसे खाली होगा अध्यक्ष का पद? अगर वो अब्सेंट है, बीमार पड़ गया या कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला गया, उस कंडीशन में पद खाली, तब भी राज्यपाल किसी सदस्य को अध्यक्ष बना देंगे। और वो कब तक के लिए बनाएंगे? जब तक कि वो अध्यक्ष फिर से काम पर ना लौट के आ जाए, अब्सेंट से फिर ना प्रेजेंट हो जाए, तब तक के। ये मूल प्रोविजन वही है, वही का है। ये जैसी धारा 7 है वैसी धारा 25। फिर धारा 8 में आपने जो पढ़ा वही धारा 26 में है। सेक्शन 8 और सेक्शन 26 बिल्कुल सेम। इसीलिए मैंने राष्ट्र आयोग के साथ राज्य आयोग पढ़ाया पहले। तो 26 कहता है कि जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी सर्विस कंडीशन जो होंगी वो वहां केंद्र सरकार बनाएगी और यहाँ राज्य सरकार बनाएगी। बस इतना, बाकी सारा सेम। लेकिन एक बार जो सर्विस कंडीशन बन जाएगी उसमें कोई चेंज नहीं। फिर अब यहाँ पे धारा 11 जो है वही धारा 27 है, थोड़ा सा चेंज है। तो थोड़ा क्या चेंज है वो आपको लिखना। राज्य सरकार आयोग को कौन देगा? राज्य सरकार देगा आयोग को। किसको देगा? सचिव रैंक के एक अधिकारी, जो आयोग का भी सचिव हो। राज्य सरकार के किसी सचिव को राज्य सरकार आयोग का सचिव बनाने के लिए उपलब्ध करे। वहां पे क्या लिखा है? भारत सरकार के सचिव को राष्ट्रीय आयोग का महासचिव बनाने के लिए केंद्र सरकार देगी। वहां पे इंडिया गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होगा, यहाँ पे राज्य सरकार के सेक्रेटरी रैंक का कोई ऑफिसर होगा जो जिसे राज्य सरकार आयोग को देगी। इतना अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि वहां पे पुलिस के अन्य कर्मचारी दिए जाएंगे जो किसके अंडर में रहेंगे? केंद्र सरकार में डीजीपी के अंडर में रहेंगे। डीजीपी के रैंक का कोई ऑफिसर नियुक्त होगा, उसके अंडर में अन्य पुलिस कर्मचारी काम करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है आईजी रैंक का, इंस्पेक्टर जनरल रैंक के किसी अधिकारी के अंडर में अन्य पुलिस कर्मचारी काम करेंगे। ये लिखा, अंतर इतना है, केंद्र सरकार के लिए डीजीपी रैंक का अधिकारी चाहिए और स्टेट कमीशन के लिए आईजी रैंक का कोई ऑफिसर चाहिए। बस। फिर धारा 28 में आ जाइए, 28 में। ये धारा 20 जो केंद्र सरकार की है उसी के पैरेलल धारा 28। तो धारा 20 केंद्र सरकार के लिए है और धारा 28 राज्य आयोग, केंद्र सरकार के लिए नहीं सारी,
राष्ट्रीय आयोग के लिए है धारा 20 और धारा 28 राज्य आयोग के लिए। तो 20 और 28 पैरेलल चलेगी। तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। वहां पे क्या है, केंद्र सरकार को देगा। वार्षिक रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट 1 साल में देगा। लेकिन अगर कोई मामला ऐसा आ गया जिसके लिए साल भर इंतजार नहीं किया जा सकता, तो फिर उसके लिए आयोग स्पेशल रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता। तो वैसे रिपोर्ट तो 1 साल में प्रस्तुत होगी, लेकिन विशेष मामलों में विशेष रिपोर्ट भी आयोग प्रस्तुत कर सकेगा। प्रस्तुत किसे करेगा? राज्य सरकार। और राज्य सरकार ने उन रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की, ये कहां प्रस्तुत करेगी राज्य सरकार? आयोग ने प्रस्तुत किया राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार प्रस्तुत करेगी विधानमंडल कि आयोग ने हमें क्या रिपोर्ट दी और उन रिपोर्टों पर हमने क्या कार्यवाही की, ये जानकारी सहित कहां प्रस्तुत करेगा? आयोग में। और अगर आयोग की कोई सिफारिश नहीं मानी गई तो कारण भी विधानमंडल को बताएगा कि क्यों हमने उसकी सिफारिश को नहीं माना। तो आयोग रिपोर्ट देगा राज्य सरकार को, राज्य सरकार उस रिपोर्ट की में क्या कार्यवाही की, क्यों रिकमेंडेशन नहीं मानी, वो सारे कारण सहित विधानमंडल में प्रस्तुत करेगी। ये धारा 28 तक की कहानी होगी। अब धारा 28 के बाद धारा 29 नहीं पढ़ेंगे अभी। क्यों? क्योंकि धारा 29 पढ़ने में थोड़ी समस्या है, उसमें पिछली धाराओं का जिक्र है, इसलिए पहले पुरानी धाराएं पढ़ लेंगे। तो अब आ जाइए आप धारा 13। तो 13 खोल लीजिए। धारा 12 में, सेक्शन 12 में हमने आयोग के कार्य पढ़े थे, उसके बाद राज्य आयोग में आ गए थे। अब धारा कार्य के बाद राष्ट्रीय आयोग की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आयोग शब्द इस्तेमाल करूंगा अगर, तो मान लीजिएगा कि राष्ट्रीय आयोग की मैं चर्चा कर रहा हूं, एनएचआरसी। और अगर राज्य आयोग कह रहा हूं, इसका मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की चर्चा कर रहा हूं। तो पहले धारा 13। तो धारा 13 में है कि इंक्वायरी करने के लिए आयोग के पावर क्या। तो देखिए, इंक्वायरी करने के लिए आयोग के पावर सिविल न्यायालय के पावर, इतना जान रहिएगा। आयोग का जो पावर है वो सिविल कोर्ट का पावर होगा। अर्थात क्या कर सकेगा आयोग? किसी भी विटनेस को अपने यहां बुला सकेगा, उनसे शपथ दिला के उनको एग्जामिन कर सकेगा, उनसे किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा कि डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत करिए। एफिडेविट पर एविडेंस ग्रहण कर सकेगा। सिविल न्यायालय के सारे पावर आप सब लोग ला के छात्र हो, पता ही है आपको। इसके अलावा किसी कोर्ट से या किसी ऑफिस से वो कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट या उसकी कोई प्रतिलिपि मांग सकता है। इसके अलावा अगर कोई जांच किया जाना है किसी विषय से संबंधित, मान लीजिए फोरेंसिक की जांच होती है या अन्य कोई जांच होती है, तो वो कमीशन इश्यू कर सके, किसी अधिकारी को नियुक्त करेगा जो जाकर जांच करेगा आयोग की तरफ से और जांच आयोग को वो बताएगा। इसके अलावा अन्य कोई विषय जो उसे सौंप दिए जाए सिविल न्यायालय के पावर, वो पावर का उपयोग कौन करेगा? आयोग करेगा। तो आयोग का दर्जा जो है वो सिविल न्यायालय की भांति काम करेगा। ठीक है। अब आयोग को जांच से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो व्यक्ति से ले सकता है, बशर्ते उसके जो विशेषाधिकार हैं उसके अधीन रहते हुए, जो स्पेशल प्रिविलेज हैं उसके अधीन रहते हुए। विशेषाधिकार क्या होता है? आपने साक्ष्य अधिनियम पढ़ा होगा 1872। उस साक्ष्य अधिनियम में कुछ अधिकार दिए हैं जिनको अगर वो ना प्रकट करे, ना बताए, तो उसकी छूट है। जैसे मुवक्किल की वकील से क्या चर्चा हुई, ये नहीं पूछा जा सकता। इसी तरह मुखबिर ने पुलिस को, किस मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी, ये नहीं पूछा जा सकता। पति पत्नी के बीच क्या वार्तालाप हुई, ये नहीं पूछा जा सकता। तो ऐसे विशेषाधिकार को बनाए रखते हुए आयोग किसी व्यक्ति से जानकारी हासिल कर सकता है सिविल न्यायालय के हैसियत से। ठीक है। इसके अलावा आयोग स्वयं
या अगर आयोग नहीं जा पा रहा है तो अपनी तरफ से किसी गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी सर्च करने का आदेश दे सकती है। मतलब कहीं जाकर वो प्रवेश कर सकता है किसी भवन में, आयोग स्वयं, या आयोग यदि नहीं गया तो आयोग की तरफ से कोई गजेटेड ऑफिसर। आपको आईपीसी की नहीं, सॉरी, सीआरपीसी की एक धारा है 100, जिसमें सर्च करने की प्रक्रिया दी है, वो सारी पावर उसको मिली रही। आयोग जाएगा तो उसे, और आयोग नहीं जाएगा तो आयोग की तरफ से जो अधिकारी जाएगा उसे ये पावर मिली रही। तो वो किसी भी स्थान पे जाके प्रवेश कर सकता है, वहां की सर्चिंग कर सकता है और उसे सीज भी कर सकता है। ये आयोग को भी पावर है और राजपत्रित अधिकार को भी पावर है। इसके अलावा आयोग के सामने अगर कोई अपराध ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए आईपीसी का एक दंड है, धारा है 175। 175 में क्या है, किसी को दस्तावेज पेश करना है और वो पेश ना करे, या शपथ लेने से इनकार कर दे, धारा 178, या किसी अपने कथन पर दस्तखत करने से मना कर दे, धारा 180, या किसी प्रश्न का उत्तर देने की अपेक्षा है उससे, धारा 179 के तहत, और वो उत्तर देने से मना कर दे, या धारा 228 के तहत वो न्याय कार्य में बाधा बने, तो आयोग ऐसे प्रकरण में सारे कथन लेने के बाद उस मामले को जिसके जुरिस्डिक्शन में, लोकल जुरिस्डिक्शन में, जिस मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन में वो मामला आएगा, उस मजिस्ट्रेट के यहां वो प्रकरण वो भेज सके। तो क्योंकि उसको सिविल न्यायालय का दर्जा है, तो पर अगर वो आयोग के सामने ऐसी बातें करता है, आईपीसी के दंडों के तहत कोई काम करता है, धाराओं के अगेंस्ट में कोई काम करता है, धारा 175, 178, 179, 180 और 228 के अगेंस्ट में, तो वो मामला वो लोकल जुरिस्डिक्शन में, जिस मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन में आएगा, वहां वो मामला भेज सकेगा और वहां उसकी सुनवाई हो सकेगी। फिर इसके अलावा धारा 13 में एक क्लाज और भी है कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228, 193 क्या है, कोर्ट के सामने मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या बयान देना, या न्यायिक कार्य में बाधा उपस्थित करना, अगर ऐसा करता है तो आयोग का दर्जा, आयोग की जो प्रोसीडिंग होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी, न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी, और आयोग वहां लोक सेवक का जो दर्जा है, आयोग का लोक सेवक का जो दर्जा है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में के तहत ट्रीट होगा और उसे न्यायालय जैसा वो ट्रीट करेगा। इसके अलावा धारा 13 में यह है कि यदि आयोग के समक्ष कोई मामला है, कोई शिकायत है, तो आयोग यदि चाहता है कि ये मामला किसी राज्य आयोग को ट्रांसफर कर दें, तो आयोग उस मामले को राज्य आयोग को भेज सकेगा, अंतरित कर सकेगा राज्य आयोग, और राज्य आयोग उसकी सुनवाई करेगा। तो आयोग अपने समक्ष लंबित किसी शिकायत को किसी राज्य आयोग, आयोग का मतलब एनएचआरसी, राज्य आयोग का मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो आयोग राज्य आयोग को कोई मामला भेज सकेगा और राज्य आयोग उसकी कार्रवाई वैसे ही करेगा जैसे राज्य आयोग को ही वो शिकायत प्राप्त हुई थी। तो जांच में इतने पावर, सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त है और सिविल न्यायालय की हैसियत से राज्य आयोग अपने काम करे, आयोग अपने काम करे। अब अगली धारा है धारा 14, जो कहती है इन्वेस्टिगेशन के पावर क्या। तो इन्वेस्टिगेशन के पावर हैं कि आयोग क्या है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति से किसी भी ऑफिसर या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को की सेवाएं ले सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखो, इन्वेस्टिगेशन करने की अपनी एजेंसियां होती, कुछ अधिकारी होते हैं कि जिन वो इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा करते हैं, तो आयोग को यह पावर है कि वो केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र के अधिकारी या एजेंसी की, या राज्य सरकार की सहमति से राज्य के किसी अधिकारी या एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। इसके अलावा जिस अधिकारी की वो सेवा लेंगे
या जिस एजेंसी की वो सेवा लेगा आयोग, उसको ये अधिकार होगा आयोग की तरफ से कि वो किसी भी व्यक्ति को बुला सके, किसी भी व्यक्ति को एग्जामिन कर सके, उनसे डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कह सके, या कार्यालय से कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट हासिल कर सके, ये उसको पावर होगा। और ऐसी जांच करने के बाद वो अधिकारी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी रिपोर्ट आयोग को देंगे। आयोग ये समाधान करेगा कि वो रिपोर्ट सही है या गलत। जब आयोग को ये समाधान हो जाएगा, तब वो उस इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई है उसको अपने पास रखेगा। फिर धारा 15 कहती है कि आयोग किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए जब कोई व्यक्ति आएगा, तो वो जो साक्ष्य दिया, उस साक्ष्य के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मतलब किसी व्यक्ति के कथन के खिलाफ, जो व्यक्ति ने कथन किया आयोग के सामने, उस कथन को आधार बनाकर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करेगा, बशर्ते कि उस व्यक्ति ने कोई मिथ्या साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया। अगर मिथ्या साक्ष्य दिया है तो फिर वो कर सकता है, अगर मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही आयोग नहीं कर सकता है। फिर धारा 16 कहती है कि यदि कोई ऐसा विषय आया या कोई ऐसा मामला आया जिसमें जांच करने से किसी मशहूर व्यक्ति के खिलाफ शिकायत हुई, अब जांच करने से उसकी इमेज खराब हो सकती है और जिसके खिलाफ शिकायत है उसे अभी जानकारी ही नहीं है, तो आयोग क्या करेगा कि उस व्यक्ति को पहले अपना पक्ष रखने के लिए मौका दे, ताकि उसकी छवि अगर गलत आरोपों से खराब होने वाली है तो वो ना हो। तो अगर किसी जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो आयोग उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा और सुनवाई के अवसर के बाद ही कोई कार्रवाई करेगा। तो ये धारा 16 हो गई। अब अगला चैप्टर है चैप्टर 4। तो अगला चैप्टर लिखिएगा चैप्टर 4, और उसमें दिया हुआ है प्रोसीजर, प्रक्रिया। तो चैप्टर 4 में है प्रोसीजर, प्रक्रिया। अब प्रक्रिया में लिखा है कि धारा 17 लिखिए, शिकायतों की जांच, कंप्लेंट्स की इंक्वायरी कैसे करेगा ये बताएगा। तो आयोग मानव अधिकार के अतिक्रमण की जो भी शिकायत आएगी, उस शिकायत की जांच करने के लिए पहला काम क्या करेगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई अन्य संगठन से कोई भी जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है। अगर उसे लगता है कि जांच करने के लिए उस चीज की जरूरत है तो वो किसी से भी वो मांग सकता है, ये अधिकार है आयोग को। अब वो रिपोर्ट, दो स्थिति हो गई कि वो संगठन आयोग को रिपोर्ट देगा या नहीं देगा। अगर उसने रिपोर्ट दी आयोग और उस रिपोर्ट में से वो आयोग को यह समाधान हो गया कि जो भी कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है, तो फिर आयोग उस रिपोर्ट, उस मामले को वहीं क्लोज कर देगा और शिकायतकर्ता को सूचित कर देगा। पर दूसरी स्थिति ऐसी है कि अगर रिपोर्ट आई और आयोग को लगता है कि नहीं, कार्रवाई नहीं की गई है, तो आयोग फिर जांच करेगा। या अगर रिपोर्ट दी ही नहीं गई वहां से, तो भी आयोग जांच करेगा और वस्तुस्थिति तक पहुंचने का प्रयास करेगा। तो किसी से रिपोर्ट मांग सकेगा, रिपोर्ट के आधार पर अगर समाधान हो जाता है कि कार्रवाई हो चुकी है तो वह मामला वहीं क्लोज कर देगा, और अगर उसे लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए तो फिर वो जांच करेगा और आगे जो भी कार्रवाई की अपेक्षा होगी वो कार्रवाई करेगा। अब धारा 18 पे आ जाइए। अगर आयोग के समक्ष कोई जांच, मानव अधिकार का मामला आया और मामले से यह तय हो गया है कि जांच की लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है, तो फिर आयोग सरकार से यह सिफारिश करेगा कि उस पीड़ित व्यक्ति को जिसके मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है, उस पीड़ित व्यक्ति को
कंपनसेशन उपलब्ध कराया जाए और उसे क्षतिपूर्ति दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। और साथ में अगर कंपनसेशन से मामला नहीं बनता है तो वो उस व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही शुरू करने की भी सिफारिश कर सकता है, करेगा सिफारिश, निर्णय लेने का अधिकार, सिफारिश करेगा। और इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से भी डायरेक्शन देने या ऑर्डर जारी करने या रिट निकालने की का अपेक्षा कर सकता है, अनुरोध कर सकता है, स्वयं सिफारिश कर सकता है कि इसको क्षतिपूर्ति दी जाए, कंपनसेशन दिया जाए, और साथ में इसके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही शुरू किया जाए, और न्यायालय के पास जाकर अनुरोध कर सकता है कि कोई ऑर्डर जारी कर दे या कोई डायरेक्शन दे दे या कोई रिट जारी कर दे। साथ में आयोग पीड़ित व्यक्ति को अंतरिम सहायता देने की भी सिफारिश कर सकता है, करेगा सिफारिश। अब आयोग ने जो भी सिफारिश की, किससे सिफारिश करेगा? सरकारों से करेगा। जिससे सिफारिश की आयोग सरकार से, वो उसको अपनी सिफारिश जब वहां पहुंचेगी तो फिर वो सरकार ने क्या कार्यवाही की, क्या कार्यवाही नहीं की, इसकी जानकारी 1 माह के अंदर आयोग को देगा। आयोग क्या करेगा? जिस लोक सेवक के विरुद्ध मानव अधिकार के अतिक्रमण का आरोप लगा है और जांच में सही पाया गया है, उस पीड़ित व्यक्ति को सहायता दिलाने की सिफारिश करेगा। सरकार के पास सिफारिश पहुंची, सरकार ने सिफारिश पर क्या कार्यवाही की, 1 महीने के अंदर ये आयोग को अवगत कराएगी। फिर आयोग क्या करेगा? आयोग ने जो सिफारिश की थी और सरकार ने उस पर जो कार्यवाही की, इन दोनों मामलों को पब्लिश करेगी, प्रकाशित करेगी कि आयोग ने क्या काम किया और आयोग की सिफारिश पर क्या काम है। सारा सिफारिश का काम है ना, तो कार्यवाही प्रकाशित होगी। ये धारा 18 की बात होगी। जांच करेगा, जांच के बाद जांच क्या कार्यवाही हुई उसका पूरा डिटेल धारा 18 में दिया। अब धारा 19 में आ जाइए। 19 में आर्म्ड फोर्स लिखा हुआ है, सशस्त्र बलों के संबंध में आयोग की क्या पावर। ध्यान दीजिए, 19 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा विवादित भी है आयोग के संदर्भ में। धारा 19 देखिएगा। एक तो पहली बात जान लीजिए, सशस्त्र बल क्या है। तो सेना, नौसेना, वायुसेना और संघ का कोई बल इसके अंतर्गत आता है। यूनियन का, संघ का कोई बल या सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई बल, सशस्त्र सेना की, सशस्त्र बल की डेफिनेशन में आता है। अब यहां सशस्त्र बल के संबंध में आयोग के पावर बड़े सीमित। मान लीजिए कि किसी सेना, सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के ऊपर मानव अधिकार का आरोप लगा और मानव अधिकार आयोग को उसकी शिकायत मिली, कहीं से भी शिकायत मिली, स्वप्रेरणा से मिली, सूचना से मिली, कैसे मिली, वो शिकायत मिली, तो आयोग को जांच करने का अधिकार नहीं। आयोग क्या करेगा? केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा कि ऐसी शिकायत मिली है, उसकी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं, रिपोर्ट मांगे। केवल केंद्र सरकार से जानकारी मांग सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है, जा नहीं सकता जांच करने, रिपोर्ट मांगे। जब रिपोर्ट मिलेगी, रिपोर्ट जैसे ही उसे मिलेगी, रिपोर्ट मिलने के बाद भी वो उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी और उस सरकार को केवल अपनी सिफारिश कर सके, कार्रवाई नहीं करेगा, केवल सिफारिश कर सके। और केंद्र सरकार ने उसकी सिफारिश पर क्या एक्शन लिया, इसके लिए 3 माह का समय दिया गया। देखिए, एक वहां सिफारिश है, अंतर देखिए। अगर सामान्य मामले में के आयोग, लोक सेवक के मामले में मानव अधिकार अतिक्रमण का आरोप लगा तो केंद्र सरकार क्या कार्यवाही की, इसकी जानकारी 1 माह में आयोग को देगी। लेकिन अगर सशस्त्र बल के ऊपर आरोप लगा है तो वो जानकारी 3 माह के भीतर देगी। ध्यान दीजिएगा, सामान्य लोक सेवक की स्थिति में 1 माह, सशस्त्र बल की स्थिति में 3 माह। सामान्य लोक सेवक के मामले में आयोग स्वयं जांच करेगा,
सशस्त्र बल के मामले में जांच नहीं करेगा, केंद्र सरकार से केवल पूछेगा, केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा, फिर केंद्र सरकार की सिफारिश में केंद्र सरकार ने क्या किया उसकी सूचना केंद्र सरकार उसको 3 महीने में देगी, और 3 महीने में जब रिपोर्ट मिलेगी तो फिर पब्लिश करेगा उसे आयोग, वहां भी पब्लिश करेगा, यहां भी पब्लिश करेगा। अब ये सबसे बड़ा विवादित मामला है सशस्त्र बल। आपको एक कानून के बारे में अगर पता हो तो उस अफस्पा नाम तो सबने सुना होगा, नहीं पता हो तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, ये ऐसे क्षेत्र जहां अशांति रहती, आतंकी गतिविधियां होती रहती, जहां व्यवस्था बनाना बहुत कठिन होता है, वहां सशस्त्र बलों को इस अधिनियम के जरिए स्पेशल पावर दिए जाते हैं। और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह लागू, पहले असम मणिपुर में लागू था, बाद में और कई राज्यों में लागू। तो यहाँ स्पेशल पावर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वहां का शासन सामान्य स्थिति में चलाना संभव नहीं। अब इन जनरल जो पावर मिले हैं वो उग्रवादियों के ऊपर के लिए मिले हुए हैं, लेकिन कभी कभी ये आरोप सशस्त्र बलों के ऊपर लगता है कि उन्होंने पावर का दुरुपयोग किया, किसी बेकसूर की हत्या कर दी आतंकी बताकर, या किसी बेकसूर के घर में घुस गए और उसकी बहन बेटियों को छेड़ा, उन्हें परेशान किया। ये मामले आते हैं सशस्त्र बलों के। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति है, अगर हम राष्ट्र को बचाने की बात कर रहे हैं तो हमें सशस्त्र बलों को पावर देना ही होगा, और अगर सशस्त्र बलों को पावर दे रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये मामला है। तो सशस्त्र बलों के संबंध में आयोग के जो पावर्स हैं वो बड़े सीमित। फिर धारा 20 पे आ जाइए। धारा 20 में आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, जो मैं आपको 28 में बताया हूं, आयोग केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। राज्य वाला आयोग केवल राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन केंद्र वाला जो आयोग है वो केंद्र सरकार को भी सौंपेगा, राज्य सरकार को भी, जिस राज्य का मामला है वहां भी सौंपेगा, और फिर विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकेगा, वहां भी कर सकता है। और फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार उन रिपोर्टों को केंद्र सरकार कहां रखेगी? संसद में। और राज्य सरकार कहां रखेगी? राज्य विधानमंडल में। और कौन सी सिफारिशें मानी, कौन सी नहीं मानी, नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी, वो सारे कारण सहित रखेगी। तो ये धारा 20 तक की धाराएं हो गई, 28 तक की पहले ही हो गई थी। अब 29 पे आ जाइए। तो अब 29 पे पहुंच जाइए। तो 29 कहता है कि बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जो राज्य आयोगों पर भी लागू होंगी। अब वो धाराएं लिख लीजिए। धारा 29 कह रहा है, धारा 9, धारा 10, धारा 12, 12, 9, 10, 12, 13 अभी बताया, 12 कौन सी है? आयोग के कार्य। आयोग के कार्य में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक कार्य राज्य आयोग में लागू नहीं होगा। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय संधि वाले मामलों में राज्य आयोग कोई सिफारिश नहीं करेगा। राष्ट्रीय आयोग का ये कार्य केवल राज्य आयोग नहीं करेगा, बाकी सारे कार्य करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, मैं उसी समय लिखा दिया था। फिर धारा 13, वही जांच के क्या पावर होंगे। धारा 14, इन्वेस्टिगेशन के क्या पावर होंगे। धारा 15, आयोग के समक्ष व्यक्तियों का स्टेटमेंट कैसे लिया जाएगा। फिर धारा 16, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनकी जांच से अगर उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। और धारा 17 और 18 में, धारा 17 में शिकायतों की जांच कैसे की जाएगी, और धारा 18 में जांच के पश्चात कार्यवाही कैसे की जाएगी। ये सारे उपबंध राज्यों पर भी लागू होंगे, राज्य मानव अधिकार आयोगों पर भी लागू होंगे। बस थोड़ा सा चेंज है,
जहां महासचिव था वहां सचिव हो गया, और राज्य आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं देगा, केवल किसको देगा? राज्य सरकार को देगा। बस इतना चीज, बाकी सारा कुछ से। तो वो सारी की सारी धाराएं यहां लग जाएंगी। तो 29 भी हो गई। अब आप में आ जाइए चैप्टर 6 ह्यूमन राइट्स कोर्ट, मानव अधिकार न्यायालय। अब यहां मामला कौन सा आएगा? मानव अधिकारों के अतिक्रमण का मामला। और जब पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव अधिकार न्यायालय गठित करने का उद्देश्य है, तो उद्देश्य है अपराधों का शीघ्र विचारण, स्पीडी ट्रायल। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। एक्ट के अनुसार यही उद्देश्य है। कई जगह पूछा गया है और 2-3 क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं, लड़के गलत करके चले जाते हैं। तो क्यों गठित किया गया है ह्यूमन राइट्स कोर्ट? अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए। कौन गठित करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन राइट्स कोर्ट गठित करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है, राज्य सरकार। तो दूसरा क्वेश्चन क्या, क्यों गठित होगा? मानव अधिकार के अतिक्रमण मामले के लिए। फिर उद्देश्य क्या है? स्पीडी ट्रायल करना। गठित कौन करेगा? राज्य सरकार। तो तीसरा क्वेश्चन बनेगा, गठित कौन करेगा? राज्य सरकार। कैसे गठित करेगा? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से। लिख लीजिएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से राज्य सरकार हर जिले के सेशन कोर्ट को ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के रूप में चिन्हित करेगी। सेशन कोर्ट्स को ही ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स बना देगी। हर जिले में ऐसा करेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। किसकी सहमति से करेगी? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से। कि अगर जैसे पूछे ह्यूमन राइट्स कोर्ट गठित करता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों ऐसे ऑप्शन अगर देगा तो राज्य सरकार। ध्यान दीजिए, अब यहां पे ये कह रहा है कि अगर कोई सेशन कोर्ट पहले से ही स्पेशल कोर्ट के रूप में निर्दिष्ट है, तब फिर गठित करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा क्लॉज है। अब धारा 31 में अगर कोर्ट गठित होगा तो वहां एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी चाहिए। तो धारा 31 कह रहा है ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स किस धारा में है? सेक्शन है 30 में। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखें, धारा 31 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लिखना क्या है? एक्ट तो खुला ही होगा आपके पास। तो राज्य सरकार किसी ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाएगी जिसके पास कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अनुभव कितने साल का होना चाहिए? तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो 7 वर्ष कम से कम मिनिमम, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाएगा। अब चैप्टर 7 में आ जाइए। ये तो सामान्य क्लॉज आ गए। अब चैप्टर 7 में, तो चैप्टर 7 में केंद्र सरकार संसद के विनियोग के अधीन। अब देखो ये लाइन अगर मैं समझाऊं नहीं तो काम नहीं बनेगा, मैं समझा देता हूं। देखिए, बजट जब प्रस्तुत होता है तो बजट में 2 प्रावधान होते हैं, एक आय का, एक व्यय का। आय बजट में के जरिए आय सुनिश्चित करने के लिए एक बिल संसद में प्रस्तुत होता है जिसे बोलते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल आर्टिकल 117। वो वित्त विधेयक में अगले साल कौन कौन से टैक्स लगेंगे इन सब का विवरण होता है उसमें। और जब वो फाइनेंस बिल पास हो जाता है तभी कोई टैक्स जनता के ऊपर लगाया जा सकता है, नहीं तो नहीं लगाया जा सकता। तो ये तो आय की बात हो गई। अब बजट में व्यय का भी प्रावधान होता है। तो बजट सरकार खर्चा करने के लिए अनुमति देने के लिए एक बिल संसद में प्रस्तुत करती है जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, विनियोग विधेयक, आर्टिकल 114। तो जब संसद उस
विनियोग विधेयक को पास कर देती है, तभी सरकार को पैसा खर्च करने की अनुमति मिलती है। तो पैसा खर्च करने के लिए सरकार को चाहिए तो विनियोग विधेयक पास कराना होगा, एप्रोप्रिएशन। और टैक्स लगाने के लिए सरकार को चाहिए तो फाइनेंस बिल पास कराना होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, जब संसद सम्यक विनियोग कर देगी, प्रॉपर एप्रोप्रिएशन से पास कर देगी, तब केंद्र सरकार आयोग को ग्रांट दे पाएगी, ये लिखा है। तो ग्रांट आयोग को कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। लेकिन कैसे देगा? संसद से जब एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा उसके बाद। और जैसा ही जो आयोग से अनुदान मिलेगा, आयोग को अनुदान मिलेगा, उसी के आधार पर वो अपना खर्चा करेगी। इसी तरह राज्य सरकार राज्य के आयोग को अनुदान देगी, केंद्र सरकार केंद्र के आयोग को, राज्य सरकार राज्य के आयोग को अनुदान कर देगी। धारा 33 में है ये। अब धारा 34 में भी एक क्वेश्चन बनेगा। यहां से क्वेश्चन ये पूछेगा कि आयोग का, देखो जो भी खर्चा होता है उस खर्चे में दो काम होते हैं। एक तो जैसे हमारे घर में खर्चा होता है तो हम क्या करते हैं, उस खर्चे को डायरी में लिखते जाते हैं, कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ। तो इसी तरह से जब संस्थाओं में पैसा खर्चा होता है तो उसके लिए कैश बुक लिखी जाती है। उस कैश बुक में तो इसका मतलब आय और व्यय का व्यवस्थित हिसाब किताब लिख लेना ही लेखा कहलाता है। और फिर उस लेखा की जांच करना ऑडिट कहलाता है। तो लेखा कैसे रखा जाएगा, हिसाब किताब किस प्रारूप में रखा जाएगा, वो कौन तय करता है? सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार। तो अगर आपसे पूछे आयोग के लेखा का प्रारूप क्या होगा या कौन तय करता है, तो आंसर लिखिएगा केंद्र सरकार सीएजी की परामर्श से। सीएजी आप सब लोग जानते होंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। और अगर राज्य आयोग का भी पूछे आपसे कि प्रारूप कौन तैयार करता है, तो वहां भी सीएजी की ही परामर्श होगी, लेकिन केंद्र की जगह में राज्य सरकार आ जाएगी, बस इतना अंतर। तो लेखा का प्रारूप कौन तैयार करेगा? केंद्र सरकार तैयार करेगी सीएजी की परामर्श से। और जांच कौन करेगा? तो जांच करेगा सीएजी। ऑडिट कौन करेगा आपसे अगर पूछे तो सीएजी करेगी। अब सीएजी जब जो ऑडिट करी, वो ऑडिट सीएजी ने जो ऑडिट किया वो ऑडिट आयोग के जरिए केंद्र सरकार को जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट कहां जाएगी? केंद्र सरकार को। आयोग के जरिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को फिर पार्लियामेंट में रख देंगे। लेखा कौन बनाएगा? राज्य सरकार। जांच कौन करेगी? सीएजी। फिर रिपोर्ट जो तैयार होगी वो केंद्र सरकार को जाएगी, केंद्र सरकार के जरिए संसद में रखी जाएगी। राज्य आयोग का लेखे का प्रारूप कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। किसकी परामर्श से बनाएगी? यहां भी सीएजी। सीएजी कॉमन है केंद्र और राज्य दोनों में, ध्यान देना। और सीएजी ही राज्य के लेखाओं की भी ऑडिट करता है। तो केंद्र के लेखाओं की, केंद्र और राज्य दोनों के लेखाओं की ऑडिटिंग सीएजी करता है, ये ध्यान रखिए। तो ये धारा हो गई आपकी 34 और 35। ठीक। फिर मिसलेनियस आ जाइए, धारा चैप्टर 8 मिसलेनियस। अब यहां पे लिखा है कि राष्ट्रीय आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जो मामला राज्य आयोग के पास है। मतलब अगर राज्य आयोग जांच कर रहा है तो फिर राष्ट्रीय आयोग उसकी जांच नहीं करेगा। एक चीज ये। दूसरा, अब जो बता रहा हूं ये इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। आयोग 1 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा। धारा सेक्शन 36 में है ये। 1 साल से पुराने मामलों की जांच आयोग नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये धारा 37 भी ध्यान रखिएगा, 36, 37।
विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी। जहां सरकार को यह लगता है कि कहीं जांच करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन होना चाहिए, वहां विशेष अन्वेषण दल का गठन कर सकेगी, जिसमें उतने पुलिस अधिकारी होंगे जितने जरूरत हैं, जितने वो आवश्यक समझती है। तो कौन गठित करेगा? सरकार को जहां ऐसा लगता है कि गठित करना चाहिए वहां गठित हो जाएगा। फिर आगे के जो हैं, सद्भाव पूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण मिलेगा धारा 38 में, ये लगभग सारी एक्ट में होता है, तो इसे बताने की बहुत जरूरत है नहीं। फिर 39 पे आ जाइए। 39 पे जितने आयोग हैं उनके सारे अध्यक्ष और सदस्य लोक सेवक माने जाए। आईपीसी की धारा 21 के तहत आयोग से जुड़े हर अध्यक्ष सदस्य या आयोग की सेवा दे रहे अधिकारी लोक सेवक की परिभाषा में आए तो लोक सेवक माने जाएंगे। अब ये धारा 40 आ जाइए, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कराया। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को, लिख लीजिए, धारा 40, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। नियम क्या बनाएगी कि उनके वेतन भत्ते कैसे होने चाहिए, उनके कर्मचारियों की सेवाएं कैसी होनी चाहिए, ये लेखा कैसा होना चाहिए, ये नियम सारे कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। तो धारा 40 कहती है कि नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, और ये नियम संसद में 30 दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। ये नियम संसद में 30 दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। और धारा 40 ए में आ जाइए, कैपिटल ए, क्लाज ए नहीं, धारा 40 कैपिटल ए। तो 40 कैपिटल ए कहता है कि ये जो नियम है ये भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू किए जा सकते हैं, पिछली डेट से भी लागू किए जा सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव रूल बनाने की भी पावर है। तो लेकिन ये जो पुराने रेट्रोस्पेक्टिव की डेट है वो राष्ट्रपति ने जब अधिनियम को अनुमति दी है, कब अनुमति दी है राष्ट्रपति ने? 8 जनवरी 94। उससे पहले की डेट नहीं होगी। बैक डेट से लागू तो होगा, लेकिन वो डेट राष्ट्रपति के अधिनियम की अनुमति देने से पहले की डेट नहीं। बस इतना ध्यान रखिए। फिर 40 कैपिटल बी में आ जाइए। 40 कैपिटल बी में आ जाइए। अब यहां पे देखिएगा, नियम बनाने की शक्ति सरकार को है। अब यहां पे कह रहा है रेगुलेशन बनाने की पावर आयोग को, विनियम बनाने की शक्ति आयोग को है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, नियम कौन बनाएगा, विनियम कौन बनाएगा? तो विनियम कौन बनाएगा? आयोग बनाएगा। तो आयोग को रेगुलेशन बनाने का पावर है, और रेगुलेशन में वही आयोग के अंदर जो कर्मचारी हैं वो नहीं, आयोग अपनी प्रक्रिया क्या रखेगा और उस राज्य आयोग से उसके कैसे संबंध होंगे, ये सारी प्रक्रिया वही तय करेगी। और ये जो विनियम बनाए जाएंगे ये भी संसद में रखे जाएंगे 30 दिन के लिए। नियम भी संसद में रखे जाएंगे 30 दिन के लिए, और विनियम भी संसद में रखे जाएंगे 30 दिन के लिए। फिर नियम बनाने की जो पावर है वो राज्य सरकार को भी है। तो नियम केंद्र सरकार भी बनाएगी, नियम राज्य सरकार भी बनाएगी। ये धारा 41 में है। फिर धारा 42 में है कि ये जो अधिनियम बना है, इस अधिनियम के प्रोविजन लागू करने में अगर कोई कठिनाई आ रही तो उस कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो कठिनाई को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, लेकिन ये कठिनाई अधिनियम लागू होने के 2 वर्ष के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सामान्य प्रावधान है कि अगर नियम बनाए गए हैं, अधिनियम बना है और कहीं उसमें प्रैक्टिकल कोई समस्या आ रही है तो फिर वो समस्या को दूर कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। और अंतिम धारा है धारा 43, जिसमें कहा जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश रिपील किया जाता है, निश्चित किया जाता है, और यही है धारा 43, और यही एक्ट का अंतिम धारा है।
थोड़ी सी मैं आपको जानकारी और दे दूं। देखिए, कानून तब बनता है जब समाज में कोई समस्या होती है, और समाज में समस्या को दूर करने के लिए कानून बनाया। लेकिन दुर्भाग्य तो तब और समझ में आता है कि जब कानून बनने के बाद भी स्थितियों में सुधार नहीं होता। मानव अधिकार की भी वही स्थिति। आज भी आप देखिए तो जाति के आधार पर मानव अधिकारों का अतिक्रमण अभी भी जारी। आज भी आप देखिए तो टैंक के अंदर घुसकर एक मानव ही सबका कचरा साफ करता है, उसी में उसकी जान चली जाती है। और अगर वो ऐसा कृत्य कर रहा है तो फिर व्यक्ति की गरिमा जो मानव अधिकार में डिफाइंड है वो कहां बची। इसके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम किसी भी व्यक्ति को घेर कर मार डालते हैं, और ऐसी घटनाएं कई जगह हो चुकी हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या मानव अधिकार का हनन रुक गया है? क्या कानून अपना ढंग का कार्य प्रभावी रूप से कर पा रहा है? इसके अलावा बच्चियों के साथ अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, और अन्य लोक सेवकों के द्वारा जेल में अमानवीय घटनाएं हो रही हैं। तो ये सारे मामले को जब आप देखते हैं तो लगता है कि कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उतनी प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है जितने प्रभावी ढंग से होना चाहिए। और ये एक विचारणीय विषय है कि सशक्त मशीनरी गठित करने के बाद भी आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। उसका एक बड़ा कारण ये माना जाता है कि आयोग को जो पावर दिए गए हैं वो केवल रिकमेंडेशन के पावर हैं, सिफारिश करने के पावर हैं। आयोग की अपनी कोई मशीनरी नहीं है। आयोग के पद बहुत दिनों तक खाली पड़े रहते हैं। ये सब कारणों से मानव अधिकारों के अतिक्रमण को रोकने की जो कवायद शुरू की गई थी वो उतनी मात्रा में सफल नहीं हो पाई जिसकी अपेक्षा आम लोगों ने की थी। धन्यवाद।